हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर गैप अप गैप डाउन सीखा था। इंट्राडे के भी काफ़ी कुछ सीखे कि कैसे ट्रेड लेते हैं और हर एक स्टॉक के फुटप्रिंट्स होते हैं उनको हमने देखा था। तो बेसिकली हमने फुटप्रिंट्स देखे थे स्टॉक्स के कि हर स्टॉक्स का मूवमेंट कितने रुपीस का जनरली एवरेज निकलता है। कम से कम ये आइडिया तो हमारे को रहना चाहिए कि एक दिन में कोई 1% चलता है, कोई स्टॉक 1.5% चलता है, कोई 2% चलते हैं। तो इनका आइडिया, और कई अपर सर्किट लोअर सर्किट्स में चलते हैं तो 5 to 10 20% तक चलते हैं। तो इस टाइप से हम स्टॉक्स को अपनी रिस्क के बेसिस पे इनके फुटप्रिंट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइडेंटिफाई करना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ। मैं मेरी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं आप लोगों को। तो आज हम पढ़ेंगे द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर कोई बात करेगा कि सपोर्ट पे आ गया है, ये अपने ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आ गया है, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है। क्या चीज़ होती है आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स में सपोर्ट्स होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है नीचे जिसका सपोर्ट मिल गया शेयर को, यानी कि सहारा मिल गया, और इससे मतलब नीचे गिरने से पहले वो ज़्यादा नीचे नहीं जाता, तो एक सपोर्ट माना जाता है यहाँ पे शेयर्स के अंदर। ऐसे रेजिस्टेंस जिस चीज़ को रेजिस्ट कर रही है, चीज़ आगे बढ़ने नहीं दे रही, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलते हैं और सपोर्ट मिलते हैं। सपोर्ट जब गिर रहे होते हैं तब कोई ना कोई सहारा हमें मिल जाता है, और रेजिस्टेंस जब बढ़ रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, और चार्ट के बेसिस पे मैं आज आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा और दिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और होते क्या हैं। पहले इसकी डेफिनेशंस की तरफ देख लेते हैं। द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट, प्राइस पॉइंट्स on a chart which are expected to attract maximum number of buyers और sellers। यानी ऐसे पॉइंट चार्ट के अंदर जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स अट्रैक्ट हों, उन पॉइंट्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। द सपोर्ट प्राइस इज ए प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर बायर्स देन सेलर्स। सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बायर्स मिल जाते हैं हमारे को, और बायर्स मिलते हैं तो उससे मार्केट और ज़्यादा नहीं गिरता। बायर्स हमारा साथ देने वाले, यानी कि चार्ट को हम भी देख रहे हैं, सामने वाले दूसरे भी देख रहे हैं, सब एनालिस्ट हैं जो देख रहे हैं चार्ट्स को, और उनके बेसिस पे सब अपने अपनी साइकोलॉजी बनाते हैं कि यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो वो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, हमें वो सोचना है जो सारी दुनिया, सारे रिटेलर्स, सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स, एनालिस्ट सोचते हैं। उस हिसाब से हम चार्ट को देखेंगे तो सबकी मेंटेलिटी उन चार्ट को देख के आती है कि हाँ यार अब इसको बाय करना चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पे बायर्स मिल जाते हैं, यानी हम ही मिल रहे, हम भी जो सोच रहे हैं वो सामने वाला भी सोच रहा है, दूसरे रिटेलर भी सोच रहे हैं, और बाइंग आ जाती है और उससे नीचे मार्केट नहीं जाता, ऐसा माना जाता है। Likewise, a resistance price is a price at which one can expect more sellers than buyers। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सेलर्स ज्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं। यहाँ पे पॉइंट पहुंचने के बाद में लोगों को डर लगने लग जाता है। चढ़ाई चढ़ते हैं, ऊपर जाने के बाद में डर लगता है यार नहीं मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। जो बहादुर होते हैं वो तो ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग डरने लग जाते हैं कि नहीं यार अब ये गिरेगा, पैसा ले बाहर आ जाओ। ये मेंटेलिटी सबकी होती है ना कि यार काफ़ी बढ़ गया, अब पैसा ले बाहर आओ। तो ये मेंटेलिटी अपने में भी आई, दूसरों में भी आई, मेजॉरिटी के अंदर आती है। तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस पॉइंट बना देते हैं, तो मेजॉरिटी उस लेवल से पैसा बाहर निकालती है, सेलर्स ज़्यादा होते हैं और मार्केट वापस से नीचे आता है। नीचे आता है तो अब एक लेवल को जब क्रॉस कर जाता है, हम जब एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के आ जाते हैं तो हमें नॉर्मल कंफर्टेबल फील हो जाता है कि यहाँ तक की चढ़ाई तो हम कर सकते हैं। तो मार्केट भी ऐसा ही है कि सीधे एक रफ्तार में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर पाता, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब की बार नीचे ज़्यादा नहीं आते, थोड़ा सा नीचे आते हैं,
फिर नीचे आने के बाद में वापस कहते हैं चलो चलो ऊपर चलते हैं वापस, अब की बार और ऊपर चढ़ाई करेंगे, तो अब की बार नेक्स्ट टारगेट को अचीव करते हैं। तो इस टाइप से मार्केट चलता जाता है और एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता जाता है, यानी पब्लिक सारी एक जैसा पैटर्न फॉलो करती है और सब मिलके एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बनाते चलते हैं। ठीक है, तो ये फंडा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, यानी सबकी साइकोलॉजी में एक प्राइस ऐसी कुछ आती है, मतलब जहां पे लगता है कि यार ये प्राइस ठीक है, अब वहां से भी गिर रहा है तो देखते हैं कि पिछली बार इससे बाद में वाला सपोर्ट कौन सा था, तो वहां सपोर्ट पे रुकते हैं, तो वहां पे बाइंग आती है। तो ऐसे बाइंग हर लेवल्स पे आती है और ऐसे मेजॉरिटी पॉइंट्स बनते जाते हैं। ये कैसे बनते हैं वो अभी हम चार्ट में देखेंगे। द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबाउट द करंट मार्केट प्राइस। जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो करंट मार्केट प्राइस से हमेशा ऊपर होता है। किसी चीज को रोकने वाला ऊपर है, उससे ऊपर नहीं जाने देता प्राइस को, बोले नहीं पहले मुझे पार करके जा। पहले वाला तोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे पब्लिक का डर ज्यादा होता है, जितनी चढ़ाई ज्यादा चढ़ेंगे पब्लिक का डर आने लग जाता है, पब्लिक को बोले बाहर निकलो बाहर निकलो। सिर्फ चढ़ाई कौन चढ़वाता है, यहाँ पे जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वो चढ़ाई चढ़वाते हैं, रिटेलर्स उनके साथ साथ चढ़ जाते हैं, पर सबसे पहले भागता कौन है, रिटेलर ही भागता है। ठीक है, या ऑपरेटर या कोई बड़ा पैसे वाला पहले भागता है तो रिटेलर डूबता है, फिर बाद में भागता है। कुल मिला के सब एक जैसी फितरत में चलते हैं, यहाँ पे सब बाइंग करते हैं सब सेलिंग करते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट डे से आपको कहता जा रहा हूँ कि पब्लिक का ट्रेंड एक जैसा होता है और सब पब्लिक के साथ एक जैसी चलती है। जब तक हमने ये टेक्निकल्स नहीं पढ़े थे तब हम पब्लिक के साथ नहीं चल रहे थे, हम भीड़ से अलग चल रहे थे, हमारी अलग ही थिंकिंग थी, हमारी अलग ही थ्योरी थी, हम कुछ भी कर रहे थे। तो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखेंगे तो हमें काफ़ी कुछ पता लगने लगेगा कि पब्लिक का माइंडसेट कैसा है। हर शेयर का रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग अलग टाइप से बिहेव करता है, वो भी आज हम चार्ट में देखेंगे। द सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। सपोर्ट जो होता है सपोर्ट देता है आपको, इससे नीचे फॉल होने से रोकता है। Support level is a price point on the chart where the trader expect maximum demand. Obviously रोकता कैसे है, डिमांड आ जाती है वहां पे और वापस से बाइंग आ जाती है और बाइंग आते ही वापस से नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। Whenever the price falls to the support line, it's likely to bounce back. The support level is always below the current market price. Support level हमेशा current market price से नीचे आता है और जब भी support level पे प्राइस आती है तो मार्केट वापस से बाउंस बैक करता है। यानी कि यहाँ पे मेंटेलिटी आई कि नहीं अब वापस बाय करो, तो लोग बाय करना शुरू करते हैं। यानी मार्केट चलता इसी टाइप से, बाय करो बाय करो बाय करो, सब बाय करते हैं। ऊपर चढ़ गए, कुछ जो डरपोक होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, थोड़े बहादुर होते हैं वो ऊपर जाके निकलते हैं। यानी एक टाइम आता है जब मेजॉरिटी निकलने लग जाती है वापस से प्राइस नीचे आ जाता है। प्राइस नीचे आता है वापस बाय करो बाय करो बाय करो, सब बाय करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, फिर नीचे सेलिंग करते हैं। तो सब एक जैसी फितरत में चलते हैं यहाँ पे। और जो जिनको टेक्निकल्स नहीं आते वो अलग ही झुंड में अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं। जो टिप्स के बेसिस पे चलते हैं वो अलग ही दुनिया में चलते हैं, वो अपनी दुनिया होती है उनकी, तो वो सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा लूज करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े क्या, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ इनके खेल देखते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं ये छोटे छोटे काम तुम करो, बाय करो सेल करो, ये काम तुम करो, हम सिर्फ देखेंगे। जब मेजॉरिटी सेलिंग आ जाती है तब वो रिएक्ट करते हैं, कौन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। छोटे टाइम पे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स होते हैं, ये छोटे छोटे चार्ट्स को देख के, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को देख के बाइंग सेलिंग करते रहते हैं और मार्केट हमेशा जिगजैग पैटर्न के अंदर मूव करता है। ये लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ, इसके बाद में हम एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये कह रहा है कि प्लीज नोट व्हेनेवर यू रन ए विजुअल एक्सरसाइज ऑन टेक्निकल एनालिसिस सच एज आइडेंटिफाइंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू रन द रिस्क ऑफ अप्रोक्सीमेशन। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग जो मार्केट में आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे या जिनको एनालिसिस नहीं आता, वो एकदम एक सटीक प्राइस बोल देते हैं, यार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट है। सपोर्ट का कोई लेवल फिक्स नहीं होता। जैसा अभी मैंने बात करी कि एक लेवल आता है जहाँ पे बाइंग आने लग जाती है, तो एकदम फिक्स प्राइस नहीं होता कि 100 रुपये के ऊपर बाइंग आएगी। आपने 100 रुपये सोचा है, जरूरी थोड़ी है सामने वाला 98 रुपीज़ भी तो सोच सकता है।
यानी एक लेवल है, एक रेंज होती है जहां पे सपोर्ट मिल जाता है हमारे को। सेम वे रेजिस्टेंस का भी एक लेवल होती है, एक रेंज होती है जहां पे रेजिस्टेंस मिलता है। ऐसा नहीं होता कि फिक्स प्राइस बोले ये 1021.5 रुपए के ऊपर रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक फिगर है, ठीक है। कोई इनकी पर्टिकुलर फिगर्स नहीं होती, इनमें रेंजेस होती है। एक दो पर अगर आप लंबे ट्रेडर्स हैं तो उसमें 1-2% का तो मार्जिन हटा के रखेंगे ना, तो वो सेम वे 1-2% या 0.24 नंबर का अगर बड़ा फिगर है, जैसे 4000 का शेयर है, तो वहां पे 10 रुपए 15 रुपए क्या मायने रखते हैं। तो सेम वे 50 रुपए तक भी वहां मायने नहीं रखते। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स में वेरी होता है हमेशा। मैं बोलूंगा सपोर्ट इस लेवल पे है, दूसरा एनालिस्ट बोलेगा लेवल 25 रुपए कम बताएगा, तो आप बोलोगे यार वो सही था, देखो 25 रुपए पे बाउंस बैक आया। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक रेंज होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज होती है, फिगर्स होती है। यहाँ सपोर्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये एक रेंज है, ये भी एक रेंज है। तो इस रेंज के अंदर आ जाता है तो एक सपोर्ट लेवल पे आ जाता है। तो अब ये चार्ट के ऊपर हम देखेंगे, हैंस ऑलवेज गिव रूम फॉर एरर, एरर गलती के लिए एक रूम देना पड़ता है। और हमेशा मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सपोर्ट पे आ जाता है तो मोस्टली स्टॉप लॉसेस लगाए जाते हैं कि इससे नीचे जाएगा तो मुझे शेयर से बाहर निकल जाना है। तो जैसे यहाँ पे अगर उसका सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे, तो ये तो क्रॉस करके आना ही है उसको, तो थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है। सेम में जब रेजिस्टेंस की बात आएगी, अभी मैं ग्राफ में आपको बता दूंगा, रेजिस्टेंस की बात आएगी, आप टारगेट लेके चलेंगे तो टारगेट ऊपर का नहीं लेंगे, टारगेट में थोड़ा सा नीचे ही लेके चलेंगे। तो उस टारगेट का अचीव करने से पहले हमें बाहर आ जाना है मार्केट से। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बाइंग और सेलिंग के लेवल्स भी बताते हैं। और कोई ट्रेड में एंटर करना चाह रहा है तो कब एंटर करे, उस रेजिस्टेंस पे थोड़ी एंटर करेगा, रेजिस्टेंस से तो वापस पब्लिक बेचने वाली फितरत में आने वाली है। तो वो एंटर कहाँ करता है, सपोर्ट पे एंट्री होती है और रेजिस्टेंस पे एग्जिट होती है। तो एंट्री और एग्जिट भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। चार्ट की तरफ लेके चलता हूं, आज हम चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइटन का चार्ट है। तो इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं आज, और देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। पहले तो मैंने ये चार्ट को 1 ईयर का लिया है और 1 डे टाइम फ्रेम में लिया है, यानी कि मैं 1 ईयर का देख रहा हूँ। इसका मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इस लॉन्ग टर्म के अंदर मैं अगर इसके देखिए, शेयर हमेशा मेजॉरिटी ऐसे चलता है, सिड्डी नुमा वे में चलता है। एक फेज आती है जहां पे साइडवेज मूवमेंट होता है, साइडवेज। इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, DATION। ये जो साइडवेज चल रहा है, एक रेंज आ जाती है, वहां पे कंसोलिडेट होने लग जाता है मार्केट, इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। जब साइडवेज में आता है, फिर एकदम से ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट यानी उस लाइन को, जो बैरियर था उसको तोड़ता है, वापस से मार्केट ऊपर या नीचे की साइड में चलता है, फिर एक रेंज में चलता है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिया था ट्राइडेंट का शेयर, वहां पे बताया था सिड्डी नुमा चल रहा था, एक रेंज में घूमता है, 6-6 महीने तक एक रेंज में घूमता है। सेम वे मेजॉरिटी शेयर्स के पैटर्न यही होता है, अच्छे शेयर्स का पैटर्न। उटपटांग शेयर्स जो ऑपरेटर चलाते हैं उनका पैटर्न ये नहीं होता। तो जो आप शेयर का पैटर्न देख के आइडिया लगा लेंगे ये शेयर नॉर्मल पब्लिक चलाती है, ये इसको कोई पावरफुल एंटिटी चला रही है, कोई पावरफुल ऑपरेटर चला रहा है, वो इसका पैटर्न कभी भी मैच नहीं कराएगा। ये जो आपने जो थ्योरीज पढ़ोगे यहाँ पे, वो अगर कहीं मैच नहीं कर रही आपके इंडिकेटर्स कहीं मैच नहीं कर रहे, तो उस शेयर को स्किप कर दीजिए, वो आपके लायक नहीं है। उसको कोई अलग ही जना, सिंगल पर्सन, सिंगल एंटिटी, या कोई ऑपरेटर या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, वो मिलके उसको ड्राइव कर रहे हैं उस शेयर को। हमें वो शेयर चाहिए जिसके शेयर होल्डर्स का काउंटिंग ज़्यादा हो। शेयर होल्डर्स की काउंटिंग हमने फंडामेंटल में देख लिया था, ज़्यादा होने से फ़ायदा ये है कि इसको पर्टिकुलर ग्रुप नहीं चला पाता। मार्केट कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, ये पॉइंट लिख लीजिए। शेयर बेस्ट शेयर्स कैसे होते हैं, जिनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा होने चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट तभी काम करेगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा होने चाहिए
मार्केट कैप ठीक ठाक होना चाहिए, एकदम लो नहीं होना चाहिए कि सिंगल एंटिटी मतलब कोई पर्सन मिल गया, कोई ग्रुप मिल गया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर हमें 100 ऐसे जने मिल गए जो बहुत रिच लोग हैं, हमने उनको ग्रुप बना लिया और फिर मैंने उनको कहा कि चलो आज अपन इस शेयर के ऊपर खेलते हैं और उन्होंने उड़ा दिया उस शेयर को, ग्रुप था पैसे वाला। तो सेम वे यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे शेयर बाजार में तो एक सिंगल पर्सन से उनको चला देता है। तो जब बड़े शेयर आ जाते हैं, जैसे रिलायंस का आ गया, उसको चला के बताओ, नहीं है ना उनमें दम। तो यहाँ पे ये एक लाइन दिख रही है, ठीक है, ये एक लाइन दिख रही है, ये एक लाइन दिख रही है, ये एक लाइन है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी आ गई यहाँ। पहले लाइंस बना देता हूँ। ये एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, इजी गेम खेला है मैंने बच्चों वाला एकदम। तो ये इस चार्ट इसका पैटर्न रहा है, यानी इस टाइप से ये चला है। अभी मैं कोई बिना इंडिकेटर्स के पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा रहा हूं। अभी शेयर का प्राइस, करंट प्राइस ये है, यहां पे है प्राइस। इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है? तो इसके लिए देखो, पहला रेजिस्टेंस ये है, सॉरी छोड़िए, ये आज का प्राइस है, तो इसका पहला रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि ये एक लेवल आ रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा ये एक लेवल। चलता ही जा रहा है, ये पेन रुक ही नहीं रहा, जादू का पेन हो गया। ठीक है, तो यहां पे इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल ये है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये है, तीसरा रेजिस्टेंस लेवल ये है। कोई इसका सेट रूल नहीं है कि कहाँ पे हमें लाइन बनानी है, आपकी आंखों से खुद ही दिख जाएगा एक जहां पे मेजॉरिटी जिसको छू के वापस आ गई, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बोल लिया। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ये है इसके। सपोर्ट की बात करें तो ये एक सपोर्ट है, खुद देखिए आप, यहाँ पे 2 या 3 बार टच किया, ये पहले जो इसने बनाया था बॉटम, सेकंड टाइम इसी बॉटम को इसने टेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका सपोर्ट हो गया, और ये सीधी लाइन किससे मिल रही है? इससे मिल रही है, तो ये इसका एक सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट की बात करें इसके नीचे, तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं बन रही हॉरिजॉन्टल, यहाँ बना सकता हूँ मैं, तो यहाँ बना सकता हूँ मैं एक लाइन, यहाँ बना सकता हूँ मैं एक लाइन, मतलब इन पॉइंट्स को जहाँ पे ये पीक बने, यहाँ एक लाइन बना सकता हूँ, यहाँ एक बना सकता हूँ, ये जितने भी पीक बने हैं ये बॉटम में, जहाँ पे ट्रेंड चेंज हुए हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। नीचे की साइड में सपोर्ट हो गया, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस हो गया। तो ये चार्ट था टाइटन का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, अब आप सोचेंगे इतना इजी होता है कि वाकई में इतना ही इजी होता है। ये एक छूट गया मेरा, जैसे ये वाली रेंज भी, ठीक है। हालांकि इस रेंज को अब यहाँ पे आने के बाद में कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए इस रेंज को इग्नोर कर दिया, इस सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑलरेडी वैल्यूज ये वाली और ये वाली मिल चुकी है इसको, अपर में ये वाली वैल्यू और लोअर में ये वैल्यूज, आज की करंट प्राइस ये है। तो ये इसका अपर रेजिस्टेंस है और लोअर में ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाले कैसे? जहां भी चेंज हुआ था ट्रेंड में, यहाँ चेंज हुआ था, ये मैंने वो लाइन बनाई थी यूं, तो जहां जहां पे चेंज हुए थे, यहाँ पे चेंज हुआ था लाइन में, ये लाइन ऊपर चली गई थी, यहाँ पे चेंज हुआ था, ये लाइन यहाँ थी, ये पॉइंट यहाँ पे चेंज हुआ था, ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं।
ये शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं। तो अगेन मेजॉरिटी देखो चेंज कहाँ पे आया, यहाँ 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 पे। ये ऑलरेडी सपोर्ट था, ये देखिए अपने यहाँ पे ऑलरेडी इस सपोर्ट को दोबारा से टेस्ट किया है इसने, क्योंकि यहाँ पे एक चेंज था। तो ये सपोर्ट चेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा एक जब ये कभी इससे नीचे जाएगा तो ये इसका सपोर्ट बनेगा, वापस से यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ये इतना बढ़िया सपोर्ट मिला है इसको कि यहाँ पे भी इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया है, यहाँ पे भी इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया है, यहाँ पे भी इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया है। तो सपोर्ट जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये सपोर्ट है सारे, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये तो पूरी मतलब एक लाइन ही एक सपोर्ट बन जाती है। जैसे मैंने सपोर्ट की डेफिनेशन बताई थी, एक रेंज को सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ थोड़ा सा नीचे तक ये सारी सपोर्ट की रेंज है इसकी। फिर यहाँ पे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, छोटे छोटे सपोर्टों की बात करें तो ये ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को जब इस शेयर ने ब्रेक किया, यहाँ पे एक बार कोशिश करी, नहीं कामयाब नहीं हुई, दोबारा जब इसने कोशिश करी तो जम के कोशिश करी, ठीक है। तो इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर टूट गया, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। ये इसको सेम वे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और फिर भाग गया। यहाँ पे आके रेजिस्टेंस को इसको पार नहीं कर पाया, ये वापस से नीचे आया। नीचे आके जितनी चढ़ाई चढ़ते हैं ये, उसके हाफ को भी एक पॉइंट माना जाता है। ये नई चीज है कि जितनी चढ़ाई चढ़ते हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई मिलेगी, इसलिए लिख लेना। जो चढ़ाई होती है या ढलान होती है, उसका हाफ, ये ढलान है तो इसका हाफ, ये अपने आप ही एक पॉइंट दिख रहा था, तो उसके हाफ को एक इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न हमने कराया था कि इसके हाफ को भी पियर्स करके ऊपर निकल गया। सिंगल कैंडल की बात करी थी, यहाँ पे हम चार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके हाफ को टेस्ट किया इसने, और इससे नीचे अगर चला जाता इसके हाफ को भी, तो यार फिर तो ये ऊपर ट्रेस बैक ही कर गया, जितना प्रॉफिट लिया उतना नेगेटिव। अब इसका फंडा क्या होता है वो भी देख लीजिए और लिख लीजिए। सपोज एक शेयर था 100 रुपीज, 100 रुपीज का, इसने चढ़ाई करी और इसका प्राइस पहुंच गया 200 रुपीज का, राइट। अब मुझे पता है कि ये शेयर 100 से 200 रुपए पहुंच गया। अब पब्लिक का इसमें क्या आ गया, अट्रैक्शन आ गया। आप भी बाय करने जाएंगे कि डबल हो गया ये शेयर, तो लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं। कौन एंट्री करते हैं, बुद्धू लोग। कौन एंट्री करते हैं, बुद्धू लोग एंट्री करते हैं इसमें। वो कहते हैं कि यार ये शेयर बहुत अच्छा है, इसने डबल रिटर्न दे दिया, इसमें एंट्री करो। इस शॉप पे जिसने एंट्री करी थी वो अच्छा वेल्दी पीपल था, उसको वेल्दी पर्सन था, उसको मार्केट का एक्सपीरियंस था, उसको पता है कि यहाँ पे लोगों ने एंट्री कर ली, फंस गए हैं मुर्गे अच्छे। तो अब इन मुर्गों को घाटा पहुंचाना है। उनको घाटा क्यों पहुंचाना है, अगर उनको लॉस होगा तो मुझे फायदा होगा। तो यहाँ पर साइकोलॉजी ये चलती है कि सामने वाले को लॉस हो, उनको लॉस होगा तभी मुझे फायदा होगा। तो इसके लिए पब्लिसिटी करते हैं, ये कॉल्स छोड़ते हैं, जितनी पब्लिसिटी कर सकें कर देते हैं ये, और उन्हीं ट्रैप में कहीं ना कहीं हम लोग फंसते हैं। अब ये यहाँ पे लोगों ने एंट्री करी, तो अब मैं इसको डाउन लेके आना है मुझे, क्योंकि मैं नीचे लेके आऊंगा तभी तो मुझे मुनाफा होगा। वो लॉस खा रहे होंगे लोग, तो उनके पेशेंस को 10% तक टेस्ट करते हैं। वो लोग सोचते हैं 10% तो कोई बात नहीं, कहा है लॉन्ग टर्म पे रुकना है,
20% तक उनके पेशेंट्स को चेक करते हैं, 30 तक करते हैं, 40 तक करते हैं, 50 तक करते हैं, मैक्सिमम 70 तक कर सकते हैं, 80 तक कर सकते हैं। 80 से नीचे करेगा बेवकूफ़ है क्या वो, 20% के लिए इतनी नौटंकी थोड़ी करेगा, ठीक है। तो वो 50% तक तो नॉर्मली टेस्ट कर जाते हैं, और 50% अगर किसी को लॉस हो गया, उसने तो 100 कमाया था, 100 में से उसने 50 तो जानबूझ के लोगों को लॉस करने के लिए गेम खेला, ये जाल डाला, और यहाँ पे उन्होंने 50% लॉस करने के बाद तो पेशेंस टूट जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं, और फिर ये मार्केट को वापस ऊपर उठा ले जाता है, तो अगली चढ़ाई की तरफ चले जाता है। तो इसको गेन, ये लोगों का जो लॉस हुआ वो भी गेन इसने खींच लिया, किसने, जो 100 पे एंट्री किया था। 100 पे जिसने एंट्री की थी उसने इन सब का पैसा खींच लिया, जो लोग 200 के ऊपर एंट्री करके आए थे, ठीक है। तो हम कई बार क्या होता है, ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल पे एंट्री कर जाते हैं और वो जानबूझ के नीचे आ रहा है, क्यों आएगा, 50% तो काटता ही है, ठीक है। 50% क्यों काटता है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आया है 50% का। 50 से 80% भी नीचे तक काट सकता है, तो भी उसको 20% का बेनिफिट है, 20% कोई कम नहीं होता, ठीक है। तो जो भी चढ़ाई, तो सेम वे इसने इतनी चढ़ाई करी, यहाँ पे जो था, जो मास्टरमाइंड था वो यहाँ पे थे लोग, और वो उन्होंने ऊपर चढ़ाई करी, उसके बाद में 50% तक काटा। अब यहाँ पे किसी ने एंट्री करी या थोड़ी बीच में एंट्री करी, तो वो सोचता है कि यार कोई बात नहीं, मैं घाटा खा लूंगा, थोड़ा खाएगा तो, लेकिन जब इतना गिर जाता है नीचे तो बोलता है नहीं यार ये तो गलत फंस गया मैं तो इस ट्रेड के अंदर, तो वो घाटा खा के बाहर आ जाता है। और फिर बोलता है जब घाटा खा के बाहर आ जाता है तो वापस ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि उनका फ्लो ये चल रहा था, आप गलत टाइम पे एंट्री मारे थे, ठीक है। तो इतना लॉस खाता है और उसके बाद में ये वापस से ऊपर चल जाता है। ऊपर जाने के बाद में ये जो चढ़ाई थी इसका फिर 50% यहाँ पे कहीं आता है, तो 50% पे ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस सपोर्ट 50% पे बन जाते हैं। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसको लिख लीजिए कि एक 50% किसी भी शेयर की चढ़ाई का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ऐसे नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो उसका भी 50% एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वापस से ट्रेस बैक करेगा 50% तक, फिर नीचे और नीचे जाएगा, तो ये इसकी चढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप 50% ही देखें तो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर नीचे गया, फिर हाफ ऊपर आया इस लेवल का और वापस नीचे गया, तो ये अपने आप ही एक पॉइंट्स छोड़ देगा। अगली बार इस लेवल को इसने दोबारा टेस्ट किया, नहीं बैठा, पार नहीं पड़ी, इसने यहाँ पे देखो ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी, सॉरी अब इधर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे इस लेवल को इसने जब ब्रेक किया, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया तो इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ सेकंड नेक्स्ट कैंडल में, और उसके बाद में इसने वापस से ट्रेंड को नीचे ले गया। नीचे ले जाने के बाद में फिर ये अपनी किस पे आ गया, सपोर्ट के ऊपर आ गया। तो ये पूरा शेयर देखा, पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर चल रहा है ना, इजी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखने लग जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। अब ये आज की बात करते हैं, अब इसकी, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब बताओ सर अब क्या होगा, ठीक है। पुराना ग्राफ तो आपने देख लिया, तो देखिए यहाँ पे इसका एक लास्ट यहाँ पे लास्ट इसका एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का 50% यहाँ तक कहीं आएगा। तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरा मानना है ऐसा कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर चला जाए ये, और फिर इसके बाद में इस पॉइंट को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए, तो इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और फिर ये ऊपर जाने लग जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये ऊपर नीचे आया, डबल टॉप बनाया इसने, 2 बार इसको टेस्ट किया इस लेवल को, लेकिन बोला नहीं जाने दूंगा, पब्लिक बोल रही है नहीं, डर लगता है हमारे को तो ऊपर जाने से, कि चढ़ो नहीं, डर लगता है हमारे को तो, गिर जाएंगे हम तो पब्लिक ने सारी वापस से सेलिंग करने स्टार्ट किया, और अब की बार जब सेलिंग आई तो वो नीचे आई, एक एम टाइप का फॉर्मेशन बनाया, इसलिए एम की और डब्ल्यू की यहाँ पे काफ़ी वैल्यू होती है। ये नीचे आया, फिर से यहाँ पे इन्होंने ऊपर कोशिश करी कि चलो यहाँ पे एक सपोर्ट पे आ गया हूँ। कई बार गैप अप्स होते हैं उनको भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि इतनी चढ़ाई थी तो इसका हाफ क्या हुआ, यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस हाफ को फिर से इन्होंने एक रेजिस्टेंस मान लिया, सपोर्ट मान लिया, सॉरी, इस सपोर्ट के ऊपर फिर रुका ये,
इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी, लेकिन ये कोशिश अभी तक फेल होती जा रही है, इसलिए ये शेयर नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, नीचे अब कहाँ तक जाएगा? अब इसने अपने इस लेवल को अच्छा खासा ब्रेक तो नहीं किया अभी, थोड़ा सा इसके नज़दीक ही है, थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक चला जाएगा ये, तो ये एक बार इस लेवल को आराम से टच करके आ जाएगा, इस लेवल को। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। चलो वो चला गया स्क्रीन। नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, कोई सा भी पिक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, किसी को भी ले लीजिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखने हैं, यहाँ ढूंढने हैं और इनकी स्टडी करनी है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि लोग बाइंग करते हैं तो सब कहते हैं चलो बाइंग कर लेते हैं इस लेवल पे। जब बाइंग करके एक ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो लोगों को डर लगने लगता है। जो समझदार होता है, मैं कहूँगा यार निकल जाता हूँ, बहुत बेनिफिट हो गया, तो मैं भी निकलता हूँ, तो सामने वाला भी निकल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारों की साइकोलॉजी सेम चल रही है कि सब चार्ट्स यही देख रहे हैं, तो वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। तो एक रेजिस्टेंस लेवल अपने आप बन जाता है, उसके बाद में वापस से सेलिंग आ जाती है। जब नीचे आने लगते हैं तो बोलते हैं यार बहुत सेलिंग हो गई, बहुत करेक्शन हो गया, अब इसको ले लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा, तो मैं भी लेता हूँ। सामने वाला वो भी, उसके भी माइंड में यही चीज़ चल रही होती है, सेम वे सबकी साइकोलॉजी सेम चलती है, सब बाइंग करते हैं तो वापस से ही ऊपर चलता है। तो इसलिए इनके पैटर्न्स जो हैं अप एंड डाउन इस टाइप से जिग जैग पैटर्न्स चल रहे हैं, और इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं। और जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम आ गए हैं तो हम भी वही चार्ट देख रहे हैं जो सामने वाला देख रहा है, तो इसके कारण भी काफ़ी मैटर करता है कि जो एक्सपीरियंस में मेरे आ रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो सामने वाला भी उसको एक रेजिस्टेंस मान लेता है, या यहाँ पे एक सपोर्ट है तो उसको वो भी सपोर्ट मान लेता है, और दोनों का रिएक्शन एक जैसा होता है, क्योंकि हम एक जैसी चार्ट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इस चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है आपको। तो पहले तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पेन ले लेता हूँ, हालांकि यहाँ पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा। ये देखा, ये तीन बार ट्राई किया है इसको ब्रेक करने का, जब नहीं पार पड़ी, इससे नीचे नहीं ले जा पाए, तो इसके बाद में ब्रेकआउट देखा ऊपर कैसा गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम गलती से यहाँ कहीं भी घुस गए होते तो हमें इस लेवल तक तो वेट करना ही था। ये चढ़ाई थी इसका हाफ, इस लेवल तक तो हमें वेट करना ही था। कई लोग यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? जबकि यहाँ तो इसका सपोर्ट है, तो सपोर्ट को तो टेस्ट करके आओगे, बीच में निकलोगे तो ऑब्वियसली घाटा ही होगा। तो यहाँ से कोई टर्न मारने वाला है क्या? नहीं ना। तो नीचे यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, यहाँ भी नहीं रखना पड़ता, स्टॉप लॉस को यहाँ रखा जाता है, यानी उससे भी थोड़ा नीचे। वो तो एक लाइन आएगी, एक ही दिन में काट के चली जाएगी आपके स्टॉप लॉस को। तो इसलिए स्टॉप लॉस का मार्जिन रखना पड़ता है, रूम ऑफ एरर जिसकी बात करी मैंने, इसलिए जानबूझ के उस पॉइंट को लिया था मैंने। और इसके बाद में इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे जो गुस्सा था वो, उसका पेशेंस तो यहाँ खत्म हो गया और उसने अपना पैसा दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, खुद लॉस बुक कर गया। लेकिन अगर ये रुक जाता थोड़े दिन तो ये ऊपर चला जाता है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत फायदेमंद होते हैं। ये ऊपर जाने लगा, और देखिए जब ये चार्ट मेरे सामने नहीं था, ये चार्ट पूरा मेरे सामने नहीं बना था क्योंकि मैं इस डे में था, तो ये ऊपर जा रहा था। जब अब इसमें सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, यानी ये कैंडल इसने बनाई और इसने बोला कि अब मैं सेलिंग आ रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपकी मेंटलिटी भी कहेगी कि मैंने इतना बेनिफिट ले लिया कि अब निकल जाता हूँ। तो बाकी लोग भी इससे निकलने लगे और 50% रिट्रेस किया इसने, वापस से नीचे आया। ठीक है, इस चढ़ाई को 50% तोड़ा। 100% तोड़ देगा तो फिर फायदा ही क्या होगा किसी को? कोई बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, 100% वहीं पे आ जाएगा तो क्या फायदा रहेगा? इसलिए 50% का रूल काफी फायदेमंद होता है। 50 से 70% तक भी जा सकता है, 80 तक भी जा सकता है, लेकिन 100% वापस लेके आ जाए तो इसका मतलब वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, पब्लिक हावी हो गई है, सेलर्स ही हावी हो गए हैं, तो इसलिए नीचे जा रहा है, किसी का मास्टरमाइंड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 50% फिर नीचे लेके आया, फिर इसको वापस से ट्रेस करना स्टार्ट किया और इससे जो भी वैल्यू आई उसके कम से कम डबल
जो भी ये वैल्यू थी इसका डबल ऊपर वापस चढ़ाई करती है। तो ये इस चार्ट का एक ऑटोमेटिकली फुटप्रिंट्स बन गए, इसके कदम बन गए हैं, ये कदम है इसकी, ये कदम की साइज है इसकी, ठीक है। तो ये इसके कदम की साइज है। बहुत रैंडम साइज नहीं है। आप बोलोगे कोई कदम तो इतना बड़ा है, कोई कदम इतना सा है, ऐसे नहीं है। एक फुटप्रिंट्स आपको दिखने लगेंगे खुद जब चार्ट्स की स्टडी करेंगे। जितने ज़्यादा चार्ट्स के स्टडी करेंगे, मैं तो अब काफ़ी प्रैक्टिस कर करके तो हमें तो आदत हो गई कि चार्ट को देखते ही पता लग जाता है यहाँ पे ये लेवल चल रहा है, तो यहाँ पे निकलने का बनता ही नहीं है, क्योंकि इसने सपोर्ट पे आया ही नहीं, ना इसने रेजिस्टेंस को अपना तोड़ा। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, तो ये ब्रेकआउट कर गया, ऊपर कर गया। फिर ये वापस इसी को चेक करने आया, यहाँ पे इसी लेवल को वापस चेक करने आया 50% नीचे करके, फिर नहीं पार पड़ी, इससे नीचे नहीं जा पाया तो वापस ऊपर गया। लेकिन इस लेवल पे फिर से इसको एक रेजिस्टेंस मिल गया, इसको पार नहीं कर पाया। इसको पार कर जाता तो यहीं पे इसका ब्रेकआउट आ जाता और ये शेयर यहीं से ऊपर भाग जाता। लेकिन इस लेवल को आज तक पार नहीं कर पाया। इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको आज तक पार नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन पार करेगा उस दिन भागता हुआ पार करेगा, समझे। जब चलते हैं ये शेयर, इसका ट्रेंड क्या बता रहा है, जब इसने उस लेवल को पार किया है, उसको ऐसे पार किया है, भागते हुए पार किया है। इसने यहाँ पे पार किया, भागते हुए पार किया, यहाँ पे पार किया, भागते हुए ले गया, यहाँ पे लेके गया, भागते हुए ले गया उसको। तो सेम वे यहाँ मार्केट आपको चांस नहीं देता। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट चांस नहीं देता, आपको कहता नहीं है कि मैं कल परसों के दिन आ जाना, मुझे बाय कर लेना, सुबह सुबह मैं भागूंगा, ऐसा नहीं कहता। ये 15 दिन 20 दिन रैंडम डेज तक चलता है और उसके बाद में भाग जाता है। तो अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो तसल्ली से लेके बैठे होते हैं, उनको रिटर्न ऑब्वियसली मिलना है। क्यों मिलना है, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल के बेसिस पे मिलता है उनको। तो वो इन सब चीज़ को क्या मानते हैं, नॉइज मानते हैं कि तुम कर लो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तुम्हारी तो फितरत है ऊपर नीचे। कोई ऊपर में फंस गया तो घाटा खाएगा, कोई नीचे में फंस गया तो घाटा खाएगा। मतलब तुम कुछ भी कर लो तो इतनी जल्दी मार्केट को ट्रेड करोगे ऊपर नीचे में इतना सटीक अनुमान लगाने लग गए तो घाटे खाओगे। तो कुल मिला के इनको ट्रेड नहीं करने की मैं एडवाइस करता हूँ। ये जो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स हैं इनको पढ़ने में आ रहे हैं ये, लेकिन मैं इनको फिर भी ट्रेड करने की एडवाइस कभी भी किसी को नहीं करता। ये फिर इसने नीचे आया और अपने पुराने वाले इस लेवल को एक क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। इसको ब्रेकआउट नहीं किया, ये जो था इस लेवल को आज तक ब्रेकआउट नहीं किया इसने, और इस लेवल को आगे भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो यानी इसका एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड चला गया है। अब ये वापस नीचे जाएगा, पर नीचे जाने लायक इस शेयर में कुछ होगा नहीं, ऐसा कोई ऐसी स्थिति आई नहीं कि जो नीचे जाए। इस कंपनी कौन सी है, एचआर मोटर। तो ये यहाँ पे अब ये कभी इस लेवल से नीचे चला जाएगा तो मैं इसको, अगर मैंने इसको ट्रेड लिया होता तो मैं इसको छोड़ देता कि भैया अब मैं नहीं झेलूंगा, मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं, इस लेवल से नीचे नहीं जाने दूंगा। और इस लेवल के ऊपर एक कंफर्टेबल लेवल में है अब ये, क्योंकि अब मैं ये मानता हूँ इसकी जो मूवमेंट है वो भी छोटे छोटे धीरे धीरे ऑसिलेशन है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है इसका, और अब ये वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी अब ज़्यादा हो गई है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ और ये ऊपर जाएगा। तो ये M&M का शेयर है। अगर इसने यहाँ से लेके यानी दिसंबर, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ आ रहा है, दिसंबर 2022 लिखा हुआ आ गया, इतने आगे कैसे चला गया, खैर जो भी है, कुल मिला के इसने काफ़ी टाइम यहाँ से 6 महीने का टाइम स्पेंड कर दिया। तो अगर कोई ऐसे से एंट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगेन यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, चार्ट स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर कोई एंट्री ऐसे टाइम पे पूछता है सब इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पे एंट्री इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अभी कंफर्टेबल जोन में है। और इसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ कहीं पे लगाना पड़ेगा। इससे नीचे जाएगा तो इसका ट्रेंड फिर हम देखेंगे आगे क्या चलता है, और नीचे जाएगा, कोई इतना से जाके ऊपर तो नहीं आएगा। तो वो रूम ऑफ एरर हमने यहाँ दे ही दिया, इसको गैप दे ही दिया कि यहाँ तक, यहाँ से नीचे और यहाँ तक आ जाएगा तब तक हम झेल लेंगे तेरे को, और इससे नीचे जाएगा तो हम छोड़ देंगे। तो ये ऐसे स्टॉप लॉस लगाते हैं
और इस टाइप से टारगेट लगाते हैं। टारगेट में ऊपर ये बात करें तो ये इसका रेजिस्टेंस है, जब इसको ब्रेक करेगा तब अच्छा खासा ऊपर जाएगा, वरना यहाँ पे एक बार वापस जाके बाउंस बैक करके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन गए हैं इनके, ये रेजिस्टेंस बन गए, ये कुछ रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम पे सपोर्ट का काम करते हैं क्योंकि एक लेवल बन जाते हैं। ये लेवल जैसे ये एक सपोर्ट है, नेक्स्ट टाइम पे ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे देखो। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कई बार पुराने रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम करते हैं और सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे देखते हैं? जहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहे हैं या एक मेजॉरिटी जहां पे रुका है शेयर, वहां पे एक लेवल बन जाता है, उसको हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल कहते हैं। अब आने वाले शेयर के अंदर, अब ये प्राइस ये है तो इसमें नीचे वाले लेवल्स, ये वाला लेवल हो गया एक, इसका अगला लेवल देखूं तो इस यहाँ कहीं भी कोई लेवल नहीं मिल रहा मुझे, तो अगला लेवल में इसको ट्रेड करके लेके आऊंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया। इसका नेक्स्ट लेवल कहूँगा तो मैं ये वाला लेवल आएगा, इसका नेक्स्ट लेवल कहूँगा तो मैं ये वाला लेवल आएगा। इस टाइप से ये लेवल्स बनते जाते हैं। ये लेवल भी आ सकता है, तो ये इसके लेवल्स बनते हैं। तो इसका ये फुटप्रिंट है, ये साइज के चलता है, ये वाला शेयर ये साइज में चलता है अराउंड, तो ये साइज के अंदर इसका ट्रेड करेंगे। और स्टॉप लॉस नीचे लगाना मिल गया आपको, ऊपर कहाँ तक जा सकता है और कब ब्रेकआउट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है, तो हमें रिस्क कम हो जाती है और पता चल जाता है ये शेयर का मूवमेंट कैसे है। तो ऐसे आपको हर एक शेयर को स्टडी करना पड़ेगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ कोई भी। इंडसइंड बैंक, यहाँ पे भी मैं आपको एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दिखा देता हूँ। चलिए, लेकिन मैं आपके ये मेजर है 1 ईयर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन जो इंट्राडे भी कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं 1 डे के चार्ट में चले जाता हूँ और यहाँ पे 1 मिनट के लिए 15 मिनट्स लगा लेता हूँ। ये तो अब मैं कहूँगा ये 15 मिनट्स का चार्ट है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का है, तो इसमें आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने हैं, तो बहुत ही ईजी है। ये एक लेवल बन गया, ये लेवल तो है ही, छोटा लेवल की बात करें, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला, यहाँ मिला एक पॉइंट, ये मिला, ये वाला लेवल हो गया। अब खुद ट्रेड पीछे ट्रेस बैक करके देखोगे तो ये पॉइंट्स पे मिलते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये तो इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ पे कोई लेवल नहीं मिल रही, यहाँ कोई ऐसे नहीं मिल रहा निशान, यहाँ मिल सकता है मुझे निशान, लेकिन ये जो गैप अप, मैंने क्या कहा था, गैप अप गैप डाउन को भी एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह लेवल मान लेते हैं। यहाँ पे जैसे गैप अप है, ये गैप दिख रहा है, इस गैप को भी मान लेते हैं। यहाँ पे ये गैप है, इस गैप को, ये लाइन हो गई, तो सेम वे ये लाइंस मैंने बना दी, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की लाइंस है। तो इस टाइप से चार्ट को देख के आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिल जाते हैं। ये अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ आज की डेट में, ये है। अब मैं अगर इसको कोई शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना चाहता हूँ, इंटरडे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं इसका ये यहाँ तक का इसका रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, ठीक है, तो मैं इस रेजिस्टेंस का हाफ के ऊपर ही बाहर निकल जाऊंगा, ट्रेड लेके बाहर आ जाऊंगा, हो गया। नीचे जाना है तो ये तो लेवल था ही, इसको हाफ कर लो ये वाली चढ़ाई को, तो इस लेवल से नीचे जाएगा तो भी मुझे बाहर आ जाना है, इतना ज़्यादा घाटा बुक नहीं करना। तो हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं किस लेवल में हमें बाहर आना है और किस लेवल पे एंटर करना है।
ये अभी हम जो काम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये मैन्युअली कर रहे हैं, थोड़ी बाद हम इंडिकेटर्स सीखेंगे तो हम ये एक्सरसाइज इंडिकेटर्स के थ्रू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। कुल मिला के जो पॉइंट्स जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है उन पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनते हैं। नाउ कम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हम अपने आंखों से या इस टाइप से मैन्युअली शेयर्स के अंदर एंट्री और एग्जिट जज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई गुरु या कंप्यूटर हमें खुद बता दे कि भैया अब निकलना है या एंट्री करना है, तो इसके लिए इंडिकेटर्स बने हैं। तो इंडिकेटर्स आपको सही टाइम पे जजमेंट करने में कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर बना रहा है तो उसके अंदर कोई सेंटिमेंट्स तो जुड़े नहीं है। कंप्यूटर कहेगा नहीं नहीं रुक जा भैया, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा कुछ कहेगा नहीं। तो उसके इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माननी फिर आपको इंडिकेटर की पड़ेगी। ये नहीं इंडिकेटर तो देख रहे हैं और मान आप खुद की रहे हैं, तो फिर खुद की चला लो, फिर इंडिकेटर क्यों देख रहे हो। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट कर देते हैं किस टाइम पे आपको बाहर निकलना है, किस टाइम पे एंट्री लेनी है। ये एक मैंने टिपिकल स्क्रीन बनाई है जिसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लगे हैं, और इस कोर्स के बाद में आपको ये इंडिकेटर्स सारे पढ़ने आ जाएंगे और इंडिकेटर्स के बेस पे आप काफ़ी कुछ जज करना सीख जाएंगे। इंडिकेटर्स के चैप्टर में मैं पहले ही बता दूं कि ये मशीन बना रही है इंडिकेटर्स, तो इनके फॉर्मूले के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस्ट जो होता है फॉर्मूले का कैसे बना है, क्या चीज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये फॉर्मूले बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, इनको आप खुद मैनुअली कोई कैलकुलेट नहीं करता। कंप्यूटर आजकल तो ये जो इंडिकेटर्स आ गए हैं टूल्स, तो इनके बेसिस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। कुल मिला के हमें इनका यूज़ करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है। इंडिकेटर से वैल्यू कैसे डिराइव हुई ये हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। किसी को फिर भी सीखना हो तो ये एक्स्ट्रा मेरे से कभी पूछ सकता है सर इसकी वैल्यू यही क्यों आई, तो बैठ के फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, नेट के ऊपर मिल जाएगा बड़ा सारा, उसके अंदर वैल्यूज डाल डाल के हम सीख सकते हैं। सबसे पहले चीज आती है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज क्या होता है? पहले बात करते हैं एवरेज क्या होता है। आपके 5 सब्जेक्ट्स थे, आउट ऑफ 10 आपके नंबर आए, एक में 9 आए, एक में 10 आए, एक में 8 आया, एक में 7 आया, एक में 3 आया, 3 4 5, टोटल कितना हुआ? 10 20, इसको 30 मान लें तो ये 37। ठीक है, अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5, तो 37 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो जो भी एवरेज आया राउंड फिगर में मैं 7 ले लेता हूँ, सपोज ये 35 आया होता, तो मैं कहूँगा कि हर एक किसी को अगर 7 नंबर भी आए होते मेरे हर सब्जेक्ट में तो ये एवरेज होता। तो दिस इज एवरेज। एवरेज यानी उन सबका एवरेज निकालना। आगे इस फॉर्मूले को मैं काम में नहीं लूँगा, डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे 1 डे का है कैंडल, ये 2nd डे की कैंडल है, ये 3rd डे की कैंडल है, ये 3 डे की कैंडल है, तो इनका एवरेज क्या हुआ? ये हो गया। यानी इसको नीचे एडजस्ट कर दिया, इसको ऊपर एडजस्ट कर दिया, जहाँ पे एक एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, इन सबका मीडियन जहाँ पे बीच में ये आया उसको एवरेज बोल देते हैं। तो सेम वे एक एवरेज लाइन बना देते हैं, सबकी प्राइस का जो एवरेज निकाल लिया फाइनली। इसमें एक पीरियड टर्म होती है, पीरियड मतलब होता है नंबर ऑफ डेज जिसका एवरेज हमने निकाला है, स्लैश नंबर ऑफ, मैं ज़्यादातर आपको डेज में पढ़ा रहा हूँ हर कैंडल को, इसलिए नंबर ऑफ डेज है, वरना अगर आप इंटरडे में देख रहे हैं और छोटी कैंडल्स देख रहे हैं तो उनका जो एवरेज होगा दैट इज एवरेज। एवरेज प्राइस क्या होगा? तो एवरेज के बाद में नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है
मूविंग एवरेज या 1 2 3 4 5 5 डेज हैं। यहाँ पे प्राइस थी 100 रुपीज़, यहाँ पे हो गई 101, यहाँ पे हो गई 105, यहाँ पे वापस 99, यहाँ पे 97, ऐसे करके प्राइस मूव कर रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं पीरियड लेता हूँ 1 2 3 4 5 का पीरियड लेता हूँ, तो 5 डेज का जो भी एवरेज आया वो एक नंबर आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट डे जब भी बना तो उस दिन 98 वैल्यू आई, तो अब मैं इसको स्किप कर दूंगा और ये 5 ले लूँगा। फिर नेक्स्ट डे जब बनेगा तो मैं ये 5 ले लूँगा। फिर नेक्स्ट डे जब भी बनेगा मैं ये 5 ले लूँगा। यानी कि मैं नेक्स्ट डे का एवरेज लिए जा रहा हूँ, एक पीछे का छोड़ता जा रहा हूँ। तो ये मूविंग एवरेज है, यानी भागते हुए का एवरेज ले रहे हो आप। डे आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे वाला छोड़ता जा रहा हूँ, पीछे वाला छोड़ता जा रहा हूँ, आगे वाले को जोड़ता जा रहा हूँ। तो इस टाइप से मूविंग एवरेज, तो दिस इज मूविंग एवरेज। इसमें पीरियड होगा 50 डेज का, 10 डेज का, 20 डेज का, दैट इज पीरियड की कितनी कैंडल्स को आप लेके एवरेज बना रहे हैं। ठीक है, इसको लगाते कैसे हैं चार्ट पे। ये जो मैंने बताया मूविंग एवरेज, ये था सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ स्टडीज में गए और यहाँ पे लिखना है आपको मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज क्यों लिया जाता है, क्योंकि चीज मूव होती जा रही है, डेली एक दिन बनता जा रहा है, डेली एक कैंडल आगे बनती जा रही है। तो मैं वहीं रुक जाऊंगा तो रुक थोड़ी गया, मार्केट आगे बढ़ेगा भी तो सही, डेली नया कुछ होगा। तो इसलिए मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैं 50 डेज का ले रखा है, मैं इसको 100 डेज का कर देता हूँ। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल होगा तो एक्सपोनेंशियल ले लेना है आपको, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, और डन कर देना है। तो इसने क्या निकाला, एवरेज निकाल दिया इसका। देख रहे हैं ये जो लाइन बन रही है ये इसकी एवरेज लाइन बन रही है। तो एवरेज से क्या फायदा होता है, हमें नॉइज जो है ऊपर नीचे की वो हट गई, हमें पता लग गया कि एवरेज प्राइस ये है इसका। इससे ये एक टाइप का इंडिकेटर भी है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे एवरेज प्राइस तो ये है, एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है मार्केट, यानी कि मार्केट बेयरिश है। एवरेज प्राइस से यहां से ऊपर चलाता है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। एवरेज प्राइस के ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेट है। यहाँ पे मार्केट बेयरिश है क्योंकि एवरेज प्राइस के नीचे चल रहा है 50 डेज एवरेज के। तो सेम वे हम अलग अलग एवरेज ले सकते हैं। तो एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज है ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है। ये आपको इंडिकेट करता है कि इसकी एवरेज वैल्यू ये होती है, लेकिन इससे नीचे ट्रेल कर रहा है मार्केट, इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, बेयरिश है। इससे मार्केट ऊपर चल रहा है, मतलब एवरेज तो यहाँ चल रहा है और मार्केट हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब बुलिश है मार्केट। ठीक है, ये इसका एवरेज जो बना था। इसी में मैं स्टडीज में गया, मूविंग एवरेज किया। अभी ये 100 डेज का था, मैंने इसको 200 डेज का कर लिया। जो 100 डेज का था उसको मैंने 5 डेज का कर दिया। 5 डेज का आते गायब कहाँ हो गया, वो गायब नहीं हो गया, वो अंदर घुस गया, ये रहा। 5 डेज का मूविंग एवरेज, कुछ आपको एनालिस्ट सजेस्ट करेंगे 5 डेज का मूविंग एवरेज। हालांकि 5 डेज का मूविंग एवरेज में एवरेज ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, वो तो आंखों से दिख जाता है, ये तो लाइन चार्ट हो गया। ठीक है, ये कोई मूविंग एवरेज इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मूविंग एवरेज ये तो आप आंखों से, मैं अभी ये हटा दूं तो मैं खुद ड्रॉ कर सकता हूँ इस लाइन को, ये 5 डेज का। तो ये 5 डेज का मूविंग एवरेज है। ये 100 डेज का लिया था अपन ने, 200 डेज का, 200 डेज का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है MA 200 MA मूविंग एवरेज। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज एक बड़ी लाइन है और
5 डेज का बहुत ही पास चलती है लाइन, किसके, एवरेज के। तो हम ये कह सकते हैं ये एक स्लो इंडिकेटर है, ये धीरे मूवमेंट कर रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जायंट है, ये 200 कैंडलों का सार निकाल रहा है, 200 कैंडल्स का एक सार निकाल रहा है, समरी निकाल रहा है, जबकि 5 डेज मूविंग एवरेज 5 डेज कैंडल्स का ही समरी निकाल रहा है। तो वो बहुत फास्ट मूविंग है और ये स्लो मूविंग है, ये धीरे धीरे चलता है, लेकिन इसका प्रिडिक्शन सटीक आएंगे क्योंकि ये धीरे चल के आया है। मार्केट को ऐसे नहीं कहेगा ले लो बेच दो, ले लो बेच दो, ये आराम से कहेगा ले लो बेच दो, धीरे धीरे बोलता है ये। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज यानी स्लो लाइन चलेगी और 5 डेज का थोड़ी फास्ट चलेगी। और इसी में मैं मूविंग एवरेज 50 डेज का ले लेता हूँ, ये लीजिए, कलर में इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, पिंक कलर मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इससे फास्ट मूविंग लाइन है, ये इसके नज़दीक चल रही है, मतलब जो चार्ट चल रहा है उसके नज़दीक चल रही है। 5 डेज वाली बिल्कुल नज़दीक चल रही है, चिपक के ही चल रही है, तो उसमें घुस के ही चल रही है। और 50 डेज वाली थोड़ी दूर चल रही है, मूवमेंट इसका थोड़ा सा स्लो है, और 200 डेज वाले का बिल्कुल स्लो मूवमेंट है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये भी हमारे को ये बताते हैं कब सेलिंग करनी है और कब बाइंग करनी है। उसके नीचे चल रहा है तो कौन सा बेस्ट होता है ये हम आगे सीखेंगे। तीन टाइप के मेन है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज, जिनमें से ये दो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज का कंसेप्ट समझा दूंगा, लेकिन सारे मूविंग एवरेज को लगा के लाइनें लाइनें लगा दोगे तो समझ में तो कुछ आएगा नहीं। आज सिंपल मूविंग एवरेज का कंसेप्ट खत्म कर लेते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, a simple moving average is an indicator that calculates the average price of a security over a specific number of periods। जो मैंने periods बताया 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज, दैट इज पीरियड, उसका एवरेज निकाल लिया, वो सिंपल मूविंग एवरेज है। कैलकुलेशन करने का इसका फॉर्मूला नीचे लिखा है, P1, P2, P3, P4, जो भी प्राइस 1 डे पे है, 2 डे पे है, 5 डेज पे है, डिवाइड बाय 5, सिंपल जो अपन ने किया है। आगे वाला दिन चला गया, P6 आ गया तो P1 को हटा देंगे, फिर डिवाइड बाय 5, P7 वाला डे आ गया तो P2 को भी हटा देंगे, P1 को भी हटा देंगे, और फिर बाकी के 5 दिन। तो इन दिन आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे वाले को छोड़ते जाते हैं और इनका मूविंग एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज और मूविंग एवरेज में डिफरेंस आज पता चल गया होगा। 5 डे थे, पहले 1 2 3, इन दोनों 3 का लेना था आपको, 1 2 3 का ले लिया, फिर 4 डे आ गया तो इसको गायब कर दिया, फिर 1 2 3 ले लिया, फिर नेक्स्ट डे आ गया तो इसको गायब कर दिया, फिर 1 2 3 का एवरेज ले लिया, फिर नेक्स्ट डे आ गया तो फिंगर ही नहीं है मेरे पास तो इसको गायब कर दिया। तो इस टाइप से एक एक दिन आगे मूव करते जाते हैं, उनका एवरेज लेते जाते हैं, तो ये मूविंग एवरेज हो गया। अब इसमें मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर बता देता हूँ, जहाँ पे दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर बना, यानी दोनों मूविंग एवरेज, एक स्लो वाली और एक फास्ट वाली, जहाँ पे क्रॉस कर गई एक दूसरे को, उस पॉइंट को भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल मूविंग एवरेज, ट्रेडर्स कंबाइंस टू मूविंग एवरेज को कंबाइन कर लेते हैं ट्रेडर्स। जैसे 50 डे EMA विद 100 डे EMA, द शॉर्टर मूविंग एवरेज 50 डेज इज ऑल्सो रेफर टू एज फास्ट मूविंग एवरेज। जो शॉर्ट पीरियड की होती है वो फास्ट मूविंग एवरेज होती है, अभी बताया क्यों। और जो ज़्यादा दिन की होती है वो लॉन्गर मूविंग एवरेज होती है। यहाँ पे EMA यूज़ गलत किया है मैंने, SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये जब क्रॉस कर रही है तो इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लेते हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने 50 डेज और 100 डेज का क्रॉस ओवर बना यहाँ पे, तो इस शेयर के अंदर मैं अगर इस पॉइंट पे आता तो मैं सेल कर देता, क्योंकि मुझे दिखा, इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेल कर देता। ऐसे ही यहाँ पे फिर से सेलिंग पॉइंट ही आ रहा है, बन रहा है, यहाँ पे भी सेलिंग पॉइंट बन रहा है क्योंकि सब जगह नीचे हैं। ऊपर जाता हुआ कोई ग्राफ दिख नहीं रहा मुझे, ये लीजिए,
यहाँ पे ऊपर का सिग्नल यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसओवर किया तो यहाँ पे मैं बाइंग कर लूँगा, और ये इससे ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ये बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पे एक बार नीचे आया था, ये कह रहा है कि सेल कर दो, लेकिन इतना तो इग्नोर कर दिया। फिर वापस से सेम थोड़े टाइम बाद में इसने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दी, क्रॉसओवर किया, तो यहाँ पे आप फिर से बाई कर लोगे, इस पॉइंट पे फिर से सेल कर दोगे। जहाँ पे क्रॉसओवर्स बन रहे हैं तो ये आपको इंडिकेट कर देंगे कब बाय करना है और कब सेल करना है। और भी इंडिकेटर्स हम देखेंगे तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सब इंडिकेटर्स एक ही बात बोलेंगे कि बाय कर लो, सेल कर दो, कब बाय करना है, कब सेल करना है, राइट। अलग अलग एनालिस्ट यहाँ पे मार्केट में आए, सब ने अपने अपने इंडिकेटर्स बना दिए और छोड़ दिए। जिसको जो पसंद आए वो यूज़ कर लो, जिसको नहीं पसंद आए उसको रिजेक्ट कर दो। हर एक शेयर पे एक नया इंडिकेटर काम करता है, यानी डिफरेंट इंडिकेटर अच्छी तरह काम करता है। कौन सा काम करता है ये आप पर्टिकुलर शेयर्स को ही लेके चलेंगे, स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सारे दुनिया भर के शेयर्स को सबको खोल के और सब पे इंडिकेटर लगा लगा के चेक करने लगेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारी एक्सरसाइज यही है आज की, सिर्फ 5-4 शेयर ऐसे पकड़िए, उनके ऊपर मूविंग एवरेज लगाना है। और बेस्ट मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ। 5 डे मैं उसको मूविंग एवरेज नहीं मानता, वो तो सिंपल लाइन होती है। इसके बाद में आप बेस्ट 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज, 50, 100 एंड 200 डेज लिख लीजिए। इन तीनों के मूविंग एवरेज लगाने हैं और क्रॉस ओवर्स देखने हैं, और ये देखने हैं कि क्या वास्तव में इसने क्रॉस ओवर्स में हमें सही जजमेंट दिया है या नहीं दिया है। ये इसकी वैलिडिटी चेक करनी है अलग अलग चार्ट्स के ऊपर। जिस चार्ट के ऊपर वर्क ज़्यादा कर रही हो वहाँ पे हमें लिख के रखना है और मुझे बताना है पर्सनल नंबर पे कि ये चार्ट के अंदर ये वाला बहुत अच्छा काम कर गया, ताकि फ्यूचर के अंदर भी कभी ऐसी पोजीशन आएगी तो जब इंडिकेटर बनेगा, ये जो क्रॉस ओवर बनेगा, तो मैं ये ऐसा रिएक्ट करूँगा। ये इंडिकेटर हमें यही तो बताते हैं कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो ये एक्सरसाइज आज आपको करनी है। 5 चार्ट पकड़ने हैं, 5 कंपनी देखनी है, उनके ऊपर 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के EML SMA लगाने हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लगाने हैं, और उसके बेसिस पे क्रॉसओवर बनाने हैं और क्रॉसओवर को स्टडी करके बताना है कि कब बाय करना है। और सेल किया होता तो मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट आया होता। सेकेंड एक्सरसाइज आज जो रहेगी वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल सबके चेक करना, ठीक। तो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन क्लोज करता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेक्निकल एनालिसिस में, इसमें जो 50% वाला रूल मैंने बताया था वो जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा कहीं पे, लेकिन ये मैंने काफ़ी स्टडी करी तो मुझे एक ये फंडा मिला, और क्यों वैलिड होता है ये रीज़न, उसका भी मैंने आपको रीज़न बताया आज। तो इस बेसिस पे हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं धीरे धीरे। ये चीज़ सटीक कुछ भी नहीं होता, लेकिन काफ़ी साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जिस टाइप से ट्रेडर्स चलते हैं, सब एक जैसे चलते हैं, तो वो हमारे को चार्ट्स के फॉर्म में दिखने को मिल रही है। अब आपको चार्ट्स देख के समझ में भी आने लगे होंगे इनकी चढ़ाई ढलान कैसे आ रही है, कब इनके रुकावट ठहराव आता है इन चार्टों में, फिर ये भागते हैं, फिर ठहराव आता है। तो ये सब चार्ट मोस्टली इसी टाइप से चलते हैं। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा स्टडी करेंगे, चार्ट्स को डेली देखेंगे, तो हमारे को ये हमारे एक्सपीरियंस में आ जाएगा। तो बाय गाइस, गुड डे।